तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। ये गाइस आपका एक ऐसा पेपर है, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए ही जाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप गाइस सोशल साइंस के पेपर में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। ऑप्शन फर्स्ट नंबर पर दिया गया 1928, नेक्स्ट है 1929 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 1930 और 4 नंबर पर ऑप्शन यहाँ पर है 1932। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1929। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 1882, नेक्स्ट है 1885, नेक्स्ट ऑप्शन है 1887 एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर आपको ऑप्शन दिया गया है 1880। आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो हम सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है। क्लियर। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड, ये गाइस आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1922, 1924, नेक्स्ट ऑप्शन है 1925 एंड इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर आपको ऑप्शन दिया गया है 1926। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। 1926 आपका रॉन्ग ऑप्शन है। 1925 ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। 1924 जो ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक है, 1922। इसी तरह से यहाँ पर अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है झारखंड, नेक्स्ट है गुजरात, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान एंड इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको मिला है बिहार। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो बिहार आपको ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। राजस्थान जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। वो पाई जाती है गुजरात में। तो फर्स्ट नंबर पर झारखंड जो ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग है। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। तो किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। फर्स्ट कॉफ़ी, तो ये तो है, और नेक्स्ट है उर्वरक और थर्ड नंबर पर ऑप्शन है तंबाकू एंड गाइस 4 नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है चाय। तो निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। तो वो यहाँ पर हो जाएगा उर्वरक। और तंबाकू, चाय, कॉफ़ी इसका तो है, किसका नहीं है। सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है उर्वरक, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है। इसी तरह से गाइस अब यहाँ पर जो वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट आपके दिए जाते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपभोक्ता जागरूकता हेतु 4 उपाय समझाइए। आप लिखोगे कि उपभोक्ता जागरूकता के लिए ये 4 उपाय किए जा सकते हैं। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। उपभोक्ताओं को टेलीफोन और व्यक्तिगत रूप से परामर्श देना चाहिए। उपभोक्ता विवादों को कोर्ट से बाहर निपटाने में मदद करनी चाहिए। उपभोक्ताओं को भ्रामक और अनुचित विक्रय प्रथाओं से बचाना चाहिए। इसके बाद आप लिखोगे उपभोक्ता जागरूकता के लिए उपभोक्ताओं को ये उपाय अपनाने चाहिए। फर्स्ट, तुलनात्मक खरीदारी करनी चाहिए। विक्रेताओं के साथ ईमानदार रहना चाहिए। विक्रेता की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी घटिया उत्पाद या सेवा के लिए भुगतान करने से बचना चाहिए। जो उत्पाद खरीदा जा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। एंड नेक्स्ट आप लिखोगे कि उत्पाद खरीदते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर किसी उत्पाद में कोई गलती या असंतोषजनक बात पाती है तो शिकायत करनी चाहिए। और इसके बाद आप लिखोगे कि खरीदारी करते समय
कैश मेमो मांगना चाहिए। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन कि उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय समझाइए। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि खरीदारी करते समय जो दी गई लाइन इसमें थोड़ा और देख लीजिए कि उपभोक्ता जागरूकता के लिए उपभोक्ता सूचना एवं परामर्श केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। इन केंद्रों पर उपभोक्ताओं को उनके उपयोग की जानकारी और उपभोक्ता कानून से जुड़ी अहम जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर लिखना है। इसी तरह से गाइस यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे विश्व व्यापार संगठन WTO और इसमें आप लिखोगे कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह आपने कई बार सुना होगा, जो देशों के बीच व्यापार से जुड़े नियमों को तय करता है। यह संगठन दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो विश्व व्यापार का जो मुख्यालय है कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन क्या पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। आगे आप लिखोगे कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में ज़रूरी बात, तो आपको लिखना है विश्व व्यापार संगठन के बारे में ज़रूरी बातें और इसमें आप लिखोगे यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यह संगठन व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाने का काम करता है। यह संगठन व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव को मना करता है। एंड यह संगठन टैरिफ, कोटा और अन्य प्रतिबंधों को कम करने या ख़त्म करने का काम करता है। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि यह संगठन व्यापार समझौता के पालन को लागू करता है। और आप लिखोगे कि यह संगठन व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र विवाद समाधान का जो प्रबंध है वो करता है। तो पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको सही ढंग से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद गाइस आपका अगला क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। आप लिखोगे कि सड़क परिवहन के कई लाभ हैं, जैसे कि यह सुविधाजनक, किफ़ायती और लचीला होता है। सड़क परिवहन के जरिए घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं। सड़क परिवहन के कुछ और लाभ ये हैं। सड़क परिवहन आम आदमी की पहुंच में होता है। सड़क परिवहन 24 घंटे उपलब्ध रहता है। और आप लिखोगे सड़क परिवहन की देखभाल की लागत कम आती है। एंड इसके बाद आपको लिखना है कि सड़क परिवहन शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध और सब्जियों आदि को विभिन्न यानी अलग अलग क्षेत्रों में ढोने की सुविधा देता है। और इसका जो आंसर है वो गाइस आप खुद से भी बनाकर वहाँ पर लिख सकते हो कि सड़क परिवहन के सापेक्षिक जो लाभ हैं वो क्या क्या, कई सारे लाभ हैं और कुछ यहाँ पर भी आपने देख लिए। ठीक है, इसके आगे आप लिखोगे कि सड़क परिवहन कृषि के विकास में मदद करता है। सड़क परिवहन दूसरे परिवहन साधनों तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि सड़क परिवहन यातायात की भीड़ से बचने में मदद करता है। सड़क परिवहन रोजगार के अवसर पैदा करता है। सड़क परिवहन दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद करता है। सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए लागत प्रभावी होता है। सड़क परिवहन तेज और कुशल होता है। सड़क परिवहन घर घर तक डिलीवरी की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। आप लिखोगे लोकतंत्र की चुनौतियां कई तरह की होती हैं। इनमें से कुछ चुनौतियां ये हैं: भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, आंतरिक सुरक्षा, महिलाओं की कम भागीदारी, अशिक्षा, चुनावी खर्च, कट्टरवाद और नेक्स्ट है कि वंशवाद और नेक्स्ट यहाँ पर है तानाशाही। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद यहाँ पर आगे आप लिखोगे कि लोकतंत्र की चुनौतियों से निपटने के उपाय। इसमें आपको लिखना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना, भ्रष्टाचार, वंशवाद, कट्टरवाद और तानाशाही प्रवृत्ति से निपटना, स्थायी सरकारों को ज़्यादा अधिकार देना, संघ के सिद्धांतों को लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को उचित हिस्सा देना,
निरक्षरता, गरीबी, कट्टरता, जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं से निपटना, भेदभाव को खत्म करना। और इसके बाद आप लिखोगे कि लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और अलग अलग संस्थाओं में लागू करना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, और उनसे निपटने के उपाय भी यहाँ पर आपने देख लिए। अगला क्वेश्चन आपका है वर्णनात्मक प्रश्न जो फर्स्ट दिए जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख इसके कारण क्या है, तो पहले यहाँ पर देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कार्य। आप लिखोगे कि जनता की एकजुटता। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। स्वतंत्रता की लहर, करो या मरो के नारे ने देश में स्वतंत्रता की लहर दौड़ा दी। व्यापक सविनय अवज्ञा, लोगों ने संचार लाइनें, सरकारी दफ्तरों और रेलवे नेटवर्क को बाधित किया। आंदोलन में युवाओं की भागीदारी, बड़ी संख्या में युवाओं ने आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गए, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर हेडिंग डाली है कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। और इसमें यहाँ पर गाइस आपको लिखना है कि उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की। आंदोलन में नए नेताओं का उदय। इस आंदोलन में नए नेताओं का उदय हुआ जिन्होंने बाद में आज़ाद भारत को आकर देने में अहम भूमिका निभाई। किस तरह से लिखोगे, जिन्होंने बाद में आज़ाद भारत को आकर देने में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। तो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है। इसके यहाँ पर कार्य और इसके कारण भी यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न जो 2 आपके दिए जाते हैं, तो उनको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं एकीकरण के कारणों का उल्लेख कीजिए। आप लिखोगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी के एकीकरण के पीछे कई कारण थे। जर्मनी के लोगों में एकता की भावना को बढ़ाने के लिए कई घटनाएं घटी। नेपोलियन ने जर्मन राज्यों का एक संघ बनाया जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला। आप लिखोगे 1830 और 1848 की क्रांतियों में जर्मनी के लोगों ने एकता दिखाई और संगठित हुए। जर्मनी के पूंजीपति वर्ग को आर्थिक विकास और व्यापार के लिए जर्मनी को एक संगठित राष्ट्र बनाना था। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइन में गाइस इस तरह से लिखकर आना है कि जर्मनी के लेखकों, साहित्यकारों ने लोगों की राष्ट्रीय भावना को बढ़ाया, ठीक है। तो इसके यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं एकीकरण के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके आगे भी आपको थोड़ा यहाँ पर दिया गया है, उसको भी देख लीजिए। इसके बाद आप लिखोगे कि जर्मनी के एकीकरण के मुख्य व्यक्ति काउंट कैमलो बेंसो डी कैबूर, किंग क्यूक्टर, इमैनुएल द्वितीय, यूसेफ गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं एकीकरण के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर उसका जो आंसर है आपने सही ढंग से देख लिया। अब इसी तरह से गाइस आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। आप यहाँ पर लिखोगे इकाई लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की प्रस्तुत का तात्पर्य इतना मात्र समझाने के लिए है कि कैसे लोकतंत्र सारी सामाजिक भिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के मध्य तालमेल बैठाकर सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। और इस बात से अवगत कराएंगे कि कैसे सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे ऐसा देश जहाँ पर आज भी महिलाओं का शोषण होता है और उन्हें आज भी 4 दीवारी के अंदर एक सजावट के सामान की भांति मात्र रखा जाता है, वहाँ पर कोई महिला कैसे राजनीति में कदम रखने का साहस कर पाएगी
जहाँ पर बचपन से ही महिलाओं को बताया जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बस तुम्हारी ससुराल से शुरू और वहीं ख़त्म हो जानी है। इसके बाद आप लिखोगे कि ससुराल वालों की सेवा मात्र ही तुम्हारा धर्म है। वहाँ के आम परिवार की लड़कियाँ किस तरह राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या को बढ़ावा देंगी। इसके बाद आप लिखोगी कि समाज की घटिया सोच से त्रित महिलाओं ने सत्ता में आने का विचार किया, जिससे महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से निजात पाया जाए। इस विचार के फलस्वरूप फिर सत्ता के गलियारों ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी बढ़ाने की चर्चा हुई। आज भारत की लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 हो गई है। फिर भी आज इनका प्रतिशत 11 के नीचे ही रहा है। भारत ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी महिला प्रतिनिधित्व की संख्या संतोषजनक नहीं है। आज भी आम पारिवारिक महिलाओं के संसद बनने की संभावना कम ही है। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं दो प्रकार की मृदा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे आज किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि मानव पोषण, कृषि और आश्रय के लिए बहुत ज़रूरी है। मृदा पृथ्वी पर मौजूद सबसे अहम संसाधनों में से एक है। मृदा से जुड़ी कुछ खास बातें। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे मृदा खनिजों, कार्बनिक पदार्थों, पानी और जीवित जीवों से मिलकर बनी होती है। मृदा पौधों के लिए जड़ जमाने का जरिया और पोषक तत्वों का स्रोत है। मृदा पौधों को संरचनात्मक सहायता भी देती है। मृदा जल को फिल्टर करती है। मृदा पारिस्थितिकी तंत्र को कई तरह की सेवाएं देती है। मृदा भोजन, वस्त्र और आवास के लिए आधारभूत तत्व देती है। इतना सब लिखने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको क्या लिखना है, एक और लाइन आपको लिखनी है कि मृदा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है। तो यहाँ पर गाइस पूछा गया है कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए। इसके बाद मृदा के दो प्रकार और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहले आपको इतना लिखना है और इसी आंसर में और भी आपको लिखना है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर लिखना है। वहाँ पर आप लिखोगे मृदा की कुछ विशेषताएं और इसमें आप लिखोगे कि मृदा कणों को समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को मृदा संरचना कहते हैं। मृदा की संरचना मृदा की कार्यशीलता का एक अहम संकेतक है। अच्छी तरह से एकत्रित मृदा को अच्छी मृदा उर्वरता कहते हैं। मृदा के घटक हैं खनिज कण, ह्यूमस, जैव पदार्थ, जल और वायु। मृदा के निर्माण में तापमान में बदलाव, बहता पानी, हवा, ग्लेशियर और अपघटकों की गतिविधियां अहम भूमिका निभाती हैं। तो मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से गाइस इस क्वेश्चन का आंसर वहां पर आप लिख कर आओगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भूमि संसाधन क्या है, इसके उपयोग में परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है। आप लिखोगे कि भूमि संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि के साथ भूमि की मांग बढ़ती है। भूमि की मात्रा समान रहेगी। भूमि उपयोग पैटर्न भूमि के उपयोग और उद्देश्यों को लेआउट या व्यवस्था है। और इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको लिखना है कि जलवायु, मिट्टी, जनसंख्या का घनत्व, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक विशेषताएं भूमि उपयोग पैटर्न को निर्धारित करती हैं। तो क्वेश्चन गाइस है कि भूमि संसाधन क्या है, इसके उपयोग में परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है। इस तरह से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर दिए जाते हैं लॉन्ग में। क्वेश्चन अगला है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। द्वितीय क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। द्वितीय क्षेत्रक की विशेषताओं
और द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, और इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं, चलिए गाइस उनको भी देख लेते हैं। तो पूरा पेपर का आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन दिया गया है। तो गाइस आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र को में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। दो क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पर। और भी क्वेश्चन आप देख चुके हो, जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इसी तरह से गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भूमि उपयोग की प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर गाइस आपको मिल रहे हैं, सारे ही क्वेश्चन आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं पूरी बुक से। ये एक ऐसा पेपर गाइस है जो कई बार जिन क्वेश्चंस को बोर्ड बार बार रिपीट करता है, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स।